हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। यानी ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी ह्यूमन बींग पे या अदर एनिमल्स प्लांट्स पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में पूरा डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो बस दोस्तों, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो को। तो आइए डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन ऑक्सीजन। मतलब कि जो ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है जो एटमॉस्फेयर में है, उस पर सनलाइट का जो एक्शन होता है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ओजोन गैस जो 3 कार्बन ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे बनता है वो सबसे ज़्यादा मेन डिपेंड करता है सनलाइट पर। यानी कि सनलाइट पर ही डिपेंड करता है कि ओजोन लेयर बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इट फॉर्म ए लेयर, यानी यह लेयर का फॉर्मेशन होता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद डिप्लीशन के बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लगभग अर्थ सरफेस से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट में। डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रेटोस्फेयर है और उसके जस्ट नीचे की जो लेयर है वो ओजोन लेयर की होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओजोन इज ए हाईली पॉइजनस गैस। ये क्या होती है, एक पॉइजनस गैस है। अगर देखा जाए एक तरीके से तो पॉइजनस गैस है, लेकिन यहाँ पर जब ये लेयर के रूप में फॉर्मेशन हो जाती है वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट लेयर में, तो ये एक क्या बनती है, एक स्ट्रॉन्ग बन जाती है और अल्ट्रा वायलेट रे जो आती है, जो सनलाइट की सबसे खतरनाक रेज है, किरण है, उसको इस प्रोटेक्ट करती है, यानी कि अर्थ सरफेस पर नहीं आने देती है। अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है वो काफ़ी डेंजरस होती है, ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स प्लांट्स के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होती है, तो उसे आने से प्रोटेक्ट करती है। ठीक, इट इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ओजोन गैस का फॉर्मेशन, यानी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। दैट हैज़ 3 एटम इन ईच मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल में ओजोन में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, 3 होते हैं। ठीक है, ओजोन इज द 240 किलोमीटर थिक लेयर। लगभग इसकी थिकनेस कितनी होती है, यानी इस लेयर की थिकनेस कह रहा है कि 240 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये ओजोन लेयर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सिचुएशन की, यानी कि ओजोन लेयर सिचुएटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। हमने पहले बताया स्ट्रेटोस्फेयर पर ये पाई जाती है लेयर। दिस लेयर शील्ड द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, उससे क्या करती है, ये सुरक्षित करती है ताकि वो रे अर्थ पर ना आ सके। ठीक, तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको भी अब देख लेते हैं। अबाउट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। लगभग वायुमंडल में 78% क्या कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और 21% ऑक्सीजन, और लगभग 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। रिसेंटली देखा गया है कि ये ऑक्सीजन की मात्रा घट करके अब 20% समथिंग हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ दीज गैसेज, दोनों गैसेज जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों हमेशा कैसे होती हैं, किस रूप में, बोथ दीज गैसेज एग्जिस्ट एज 2 एटम मॉलिक्यूल्स। यानी दोनों दो दो एटम एक साथ मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो यानी N प्लस N और इज इक्वल टू N2, इस तरीके से इस फॉर्म में होती है, यानी मॉलिक्यूल के रूप में होती है, दो दो एटम मिल करके। ऐसे ऑक्सीजन भी O2 लिखा जाता है, यानी O प्लस O ऐसे बन करके तैयार होता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आइए अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, उसके बारे में भी, यानी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे बनती है, वो पूरा स्टेप यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक, द अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन ब्रेक अप सम ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब
ओजोन गैस कैसे बनती है दोस्तों, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान देने वाली बात है कि ओजोन गैस कैसे बनती है, यानी O3। ठीक, ध्यान देना है। जो ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जा रहा है उसी ऑक्सीजन की बात कर रहा है। कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को सनलाइट क्या करती है, ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। ठीक, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन में हो जाएगा ऐसे। ठीक, और कुछ ऑक्सीजन गैस ऐसे ही रहेंगी। तो इसी ऑक्सीजन गैस के साथ एक ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, मिल जाएगा, तो बना देगा ऐसे। मान लीजिए कुछ इस तरीके से कलर लेते हैं यहाँ से ऐसे, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस, और एक इज इक्वल टू क्या बना देगा, इज इक्वल टू O3 बना देगा। ठीक, ऐसे। तो ऑक्सीजन गैस को ब्रेक कर देता है सन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिलीजिंग ऑक्सीजन एटम, और इस तरीके से ऑक्सीजन एटम क्या हो जाता है, यहाँ पर रिलीज हो जाता है। दीज एटम रिकम्बाइंड, और ये जो एटम अलग अलग हुए हैं ऑक्सीजन के, क्या करते हैं, रिकम्बाइन कर जाता है टू फॉर्म ए 3 एटम मॉलिक्यूल, और 3 एटम मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, ऑक्सीजन के बन जाते हैं, और फाइनली ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ओजोन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रक्रिया होने में लगभग, ये जो लेयर बनती है ओजोन की, ओजोन गैस की जो लेयर फॉर्मेशन होती है, लगभग बरसों लग जाते हैं इसको बनने में। ठीक है, अभी आगे उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। अब रिएक्शन, आइए देखते हैं कैसे एक दूसरे से रिएक्शन करती हैं गैसें। इसको यहाँ पे देखते हैं। ओजोन बीइंग हाईली रिएक्टिव कंबाइंड विद अनदर केमिकल नाइट्रस ऑक्साइड, अन्य केमिकल के साथ जो ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस वो बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करती है। ठीक, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करती है। अंडर केमिकल नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, मेनली जो स्ट्रेटोस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है उसके साथ बहुत ईजिली क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है। दस इन द लेयर ओजोन इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय द सन रेडिएशन, और इसी कारण से जितना तेज़ी के साथ सनलाइट क्या करती है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर रही है ब्रेक करके ऑक्सीजन को, उससे कई गुना तेज़ी के साथ अदर केमिकल के साथ रिएक्शन करके, अन्य केमिकल के साथ रिएक्शन करके ये जो लेयर है उसको ब्रेक कर रहा है, यानी धीरे धीरे करके वो ओजोन की जो लेयर है वो ब्रेक होती चली जा रही है। ठीक, अब उसको देखना है। 10 इन दिस लेयर ओजोन इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय द सन रेडिएशन, और इस वजह से सन रेडिएशन के थ्रू जो बन रही है उससे कई गुना तेजी के साथ क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे आपको डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये ब्रेकिंग की प्रोसेस काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है, क्योंकि अर्थ सरफेस से, यहाँ अर्थ सरफेस से जो CFC गैस निकल रही है, सबसे डेंजरस गैस होती है जो CFC गैस है, अर्थ सरफेस से वो जा रही है, और वहाँ पर क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है ओजोन गैस का, और इस वजह से वो ब्रेक होती चली जा रही है। और ब्रेक होने के साथ साथ यहाँ पर जो लेयर है ओजोन की वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। यही मेन प्रभाव है। ठीक, ओजोन होल होने का या ओजोन डिप्लीशन होने का यही मेन रीज़न है। आइए आगे बात करते हैं इसी में। हाउएवर एन इम्बैलेंस मोर डिस्ट्रक्शन देन क्रिएशन ऑफ ओजोन, क्रिएशन से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है। यही कारण है कि ओजोन होल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब इसी के लिए क्या किया गया, एक एक्शन लिया गया, एक मीटिंग की गई है। उसके लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ कैसे मीन्स कंट्रोल किया गया इस पर, ओजोन होल ज़्यादा से ज़्यादा ना हो करके कम हो सके, उसके लिए क्या एक्शन लिया गया उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इट्स क्रिएटेड व्हेन क्लोरीन एटम रिलीज फ्रॉम द अर्थ रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ क्लोरीन गैस जो होती है वो जो अर्थ सरफेस से रिलीज हो रही है, यानी कि CFC के थ्रू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू जो क्लोरीन गैस है वो सीधा सीधा रिएक्ट किसके साथ कर रही है, O3 के साथ।
ठीक, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज क्लोरीन एटम आर सस्पेक्टेड to be released from the man-made chemicals such as CFC, chlorofluorocarbon, what into the atmosphere। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो मैन मेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया है, ठीक है, और ऐसे तमाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने हुए ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं जो कि मैन इसका क्या कर रहा है, यूज कर रहा है दिन पर दिन। जैसे CFC गैस निकल रही है और वो CFC गैस जा कर के सीधा सीधा क्लोरीन रिएक्ट कर जा रही है ओजोन गैस से, ठीक है। व्हेन दे रीच द ओजोन लेयर, जब ये गैसेज CFC कहाँ पहुँचती है, ओजोन लेयर पर पहुँचती है, तो क्या होता है यहाँ पर, इसको ध्यान देना है। विच टेक्स 50 to 100 ईयर्स, लगभग ये पहुँचने में कितना वर्ष लग जाता है, 50 से 100 साल लग जाता है। द क्लोरीन एटम ब्रेक डाउन द बॉन्ड होल्डिंग द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन, ओजोन में पाए जाने वाले 3 ऑक्सीजन एटम को क्या करता है, ब्रेक करती है क्लोरीन गैस, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये ब्रेक कर देगी तो जाहिर सी बात है ओजोन की जो लेयर है वो क्या होगी, छिद्र होता रहेगा उसमें धीरे धीरे करके, यानी होल होता रहेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। द क्लोरीन इज कन्वर्टेड, क्लोरीन क्या करती है, कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और ये क्लोरीन गैस रिएक्ट करके क्या करती है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, और वहाँ से ऑक्सीजन गैस फिर से रिलीज हो जाती है, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम मिलकर के ओजोन लेयर बनाया था, यही फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस लॉस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, दिस लॉस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज टर्म एज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, और इसी लॉस की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। When this happen, the ozone layer capacity to filters out the harmful ultraviolet rays from the sun decrease, और जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रे है वो धीरे धीरे करके लेयर से क्या होती है, ओजोन लेयर से फिल्टर होने लगती है। आइए देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ सरफेस पे, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर करते हैं पॉइंट वाइज में। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, धीरे धीरे करके क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पर रिचेज करती रहती है, मात्रा में इसकी मात्रा क्या होती है वहाँ पर इंक्रीज होती रहती है और हार्मफुल करता रहता है। रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है इसकी वजह से, ठीक ना। उसके बाद है काज इरिटेशन एंड स्किन कैंसर, धीरे धीरे क्या होता है, स्किन कैंसर प्रॉब्लम क्रिएट करता है हर एक मीन्स ह्यूमन बींग्स में। क्लाइमेटिक चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और धीरे धीरे करके इससे ग्लोबल वार्मिंग भी चेंज होता रहता है, क्लाइमेटिक पूरा चेंज होता रहता है। डिलीटरेस इफेक्ट ऑन सर्टेन इकोसिस्टम, और कुछ इकोसिस्टम को भी ये हार्मफुल पहुंचाता रहता है। जब अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर पहुंचती है तब की ये कंडीशन बता रहा है, कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा रिटार्ड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडीज, फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है वो भी ह्यूमन बॉडी की रिटार्ड होती रहती है। एडवर्सली अफेक्ट प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज, और धीरे धीरे करके क्या करता है, प्लांट और एनिमल कम्युनिटी को भी इफेक्ट करती रहती है, प्रभावित करती रहती है किसी न किसी तरीके से। रिड्यूस इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती रहती है, यानी कम होती रहती है, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा अफेक्ट टाइप डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, डेंसिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अपसेट इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम, बायोस्फेरिक इकोसिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहता है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इफेक्ट था। अब ओजोन लेयर को डिप्लीशन की प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में क्या क्या प्लानिंग किया गया, क्या क्या लोगों ने बताया, क्या क्या साइंटिस्ट ने एक्शन लिए, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे सेव किया जाए।
रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, जैसे ही लोगों को ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर का जो इम्पोर्टेंस है वो जानकारी मिली लोगों को, उसके साथ ही तुरंत क्या किया गया, एंड कन्फर्मेशन ऑफ होल्स इन द ओजोन अम्ब्रेला लेड टू इम्पोर्टेंट accords protocols, that is मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स। 1987 में क्या किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टर्म यूज़ किया गया, उसके लिए लंदन कॉन्फ्रेंस भी किया गया 1989 में, और उसके बाद हेलसिंकी 1989 में एंड क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये संस्था रखी गई। क्यों, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में क्या है, उस पर कैसे काबू किया जाए, इसके बारे में चर्चा के लिए। ठीक, विद द सिग्निंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स था 1987 में, उसी के तहत इस पर एक्शन लिया गया। ए ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, द यूज ऑफ CFC वाज टू बी बैंड बाय द ईयर 2000। 2000 से ही क्या किया गया, CFC पर कंट्रोल कर दिया गया। यानी CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकल रही थी, ठीक है, मैन मेड के द्वारा, यानी मनुष्य जो इसको यूज कर रहा था उसके थ्रू ये जो निकल रहा था, इस पर क्या किया गया, काबू कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। ठीक है, आफ्टर विच द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू स्लोली रिकवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 50 ईयर्स। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 50 साल तक ये लगेगा टाइम, लेकिन तब तक ओजोन लेयर क्या होगी, पूरी तरीके से वो रिकवर कर लेगा, जैसे थी पहले वैसे हो जाएगी। Although the use of CFC has been reduced and no ban in most countries, other chemicals and industrial compounds such as bromine, halocarbons, and nitrous oxides from fertilizers continue to attack the ozone layer। इनमें से CFC के बाद और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, ओजोन लेयर पर अटैक करते हैं, यानी उस पर उसको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन होल होता रहता है। सो गाइज, इस तरीके से आज की इस वीडियो में ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन होल, ओजोन गैस क्या होती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करके मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फटाफट सभी ग्रुप और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कई लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। धन्यवाद।